अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा ख्याल था कि जिन मियाँ बीवी की तरफ कलंगा ने इशारा किया था वो वही हैं, मगर मुझे उनमें कोई ऐसी निशानी या अलामत नज़र न आई जो मुझे यकीन दिला सकती कि वो मेरे मतलूबा अफराद हैं। मगर जिस दिन तुम और शम्मा इस श्याम महल से वापस लौटे तो तुम दोनों की हालत देखकर और सूरत हाल के बारे में सुनकर मुझे एकदम यकीन हो गया कि मेरे मतलूबा मियाँ बीवी तुम हो। इसीलिए मैं अचानक तुम दोनों से जा टकराया था। शराब ने सारी बात सुनकर सोचते हुए कहा, मगर फारूकी साहब, अब आगे क्या करना है? अब तक की सूरत हाल तो इतनी उलझी हुई है कि अगला कोई भी कदम उठाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। कम अज़ कम मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि हमें अब क्या करना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसी ही बेयकीनी से दो चार हूँ शराब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कलंगा से मिलूँ। मगर आप उससे मिलेंगे कैसे? उसका कोई पता ठिकाना, कोई जगह इलाका तो हमारे इल्म में है नहीं। ये मैं नहीं जानता, ताहम ये यकीन है कि वो किसी न किसी तरह मुझ तक आ पहुँचेगी आज ही। मैं आपकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि जिन पुरस्रार और अजीब व गरीब हालात से मैं आपकी मीत में गुज़रा हूँ, उसके बाद जो कुछ भी हो जाए वो कम है। क्या वक्त हो गया? फारूकी ने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बड़बड़ाहट के अंदाज में कहा। 4:30, 5:30 बजे तक शाम हो जाएगी यहाँ। उससे पहले शमराज खान को बाढ़ के पार आ जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। और अगर वो ना आया तो हम 5 बजे यहाँ से पैदल निकल चलेंगे। रास्ता वही है जिससे शमराज खान को आना है। शायद वो आगे चलकर रास्ते में हमें मिल जाए, वरना 2 घंटे में हम बआसानी पैदल होटल जा पहुँचेंगे। ओके। शराब ने आंखें बंद करते हुए हाथ सीने पर बांध लिए। मैं ज़रा आराम कर लूँ? हरगिज़ नहीं, उठ जाओ शराब। फारूकी उछल कर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें बाढ़ के पार कच्चे रास्ते पर जमी हुई थी और वो एकदम बेचैन हो गया था। क्या हुआ? शराब भी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो देखो। फारूकी ने हाथ लंबा करके उंगली का इशारा किया। दूर कच्चे रास्ते पर कोई जीप भगाता चला आ रहा था। उसका रुख इनों की तरफ ही था और वो शायद इनको आवाज़ें भी दे रहा था। अरे ये तो शमरोज़ है। बेख्तियार शराब के होठों से निकला। फिर वो भी हैरत के मारे उछल कर खड़ा हो गया। वो दोनों हत्ता और इम्कान तेज़ कदमों से चलते हुए चंद मिनट में बाढ़ पार करके कच्चे पर हो गए, जहाँ अपनी खटारा जीप के पास शमरोज़ बेताबी से टहल रहा था। उसके चेहरे से परेशानी टिपक रही थी। जीप उसने स्टार्ट ही रखी थी। क्या बात है शमरोज़? फारूकी उसके उतरे हुए चेहरे से मुतफिकिर हो गया। बाबू साहब, शम्मा बीबी अपने कमरे से गायब है। शमरोज़ ने धमाका किया। क्या? शराब के हाथ पैर ठंडे हो गए। तुम कहाँ थे सुबह से? फारूकी ने उसे झंझोड़ डाला। मैं होटल में ही था साहब। 2 बार उनका पता करने कमरे में गया, वो आराम कर रही थी। दोपहर का खाना भी उन्होंने नहीं खाया, सिर्फ हल्की सी खुराक ली। अभी 1 घंटा पहले मैं उनको चाय का पूछने गया तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि शायद बाथरूम में होंगी, मगर काफ़ी देर तक जब कोई आवाज़ भी ना हुई तो मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना आया। फिर मैंने बाथरूम समेत कमरे को खंगाल डाला, पूरा होटल छान मारा, इर्द गिर्द से पता किया, मगर खुदा जाने वो कहाँ गईं। होटल के गेट पर मौजूद चौकीदार ने भी उनको कहीं जाते हुए नहीं देखा और भी किसी शख्स को वो बाहर जाते हुए नज़र नहीं आई। शमरोज़ ने पूरी लाम लीला सुना दी। मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी को नज़र आए बगैर गायब हो गई हो? वो क्या हवा में उड़ गई? शराब आपे से बाहर हो गया। बाबू साहब, शमरोज़ आप दीदा हो गया। हमने 1 मिनट के लिए ध्यान इधर उधर नहीं किया। हम तो सुबह से होटल से बाहर भी नहीं गया। तुम ठीक कहते हो शमरोज़, मगर वो गई कहाँ? फारूकी ने मुतफक्किर लहजे में कहा। यह ठीक नहीं हुआ फारूकी साहब। चलो शमरोज़, वापस होटल चलो। शराब ने सफरी बैग कंधे से उतार कर जीप की पिछली सीट पर फेंका और तेज़ी से अगली सीट पर आ गया। फारूकी पिछली सीट पर और शमरोज़ स्टीयरिंग पर आ गया। जीप ने यू टर्न लिया और खड़खड़ाहट का तूफान मचाती हुई वापस होटल की तरफ रवाना हो गई।
क्या कल सुबह से होटल में कोई नया मुसाफिर भी आया है शमरोज़? फारूकी ने पिछली सीट से आवाज़ दी। 2 मुसाफिर आए हैं साहब, दोनों बाहर निकले हैं। एक तो आने के कुछ देर बाद ही निकल गया था और दूसरा तकरीबन 2 घंटे पहले मरकज़ी बाज़ार में कुछ खरीदने गया है, शमरोज़ ने बताया। दोनों किस हुलिये के हैं? दोनों नौजवान हैं, एक के पास अपनी गाड़ी है, मगर लगते दोनों अमीरों की औलाद हैं। फारूकी फिर सोच में डूब गया। फिर होटल पहुंचने तक खामोशी तारी रही। जीप ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्तों पर उछलती कूदती भागती रही। शमरोज़ जिस रफ्तार से उनके पास पहुंचा था, उसी रफ्तार से वापस होटल आया। उसने आधे वक्त में फासला तय किया था। जीप होटल के गेट से अंदर दाखिल हुई और उसके पूरी तरह रुकने से पहले सैराब ने बाहर छलांग लगा दी। जीप रुकते ही फारूकी भी बाहर निकला और भागते हुए सैराब के पीछे तेजी से शमा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खुला था और कमरे में शमा का कहीं निशान ना था। सैराब पागलों की तरह कमरे में चकराता फिर रहा था। सामने की चीज़ों को वो भी यूं खंगाल रहा था जैसे शमा कोई सुई हो और फर्श के कालीन में खो गई हो। फारूकी उसकी हालत पर बहुत परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि सैराब के साथ पेश आने वाले इस हादसे का सिर्फ वो जिम्मेदार है, मगर हालात से जिस तरह सैराब और शमा का ताल्लुक निकलता चला गया था, इसमें तो फारूकी का कोई हाथ ना था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि शमा गई कहाँ। एक ख्याल बार बार उसके जहन में आ रहा था कि ये सारी शरारत और फसाद कहीं कलमाशा का फैलाया हुआ ना हो। वो शैतानी कुव्वतों का मालिक कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका स्याह महल की हदूद से बाहर ऐसा करना फारूकी के हल्क से ना उतरता था। अगर वो इस बात की कुदरत रखता तो अब तक उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत ना थी। वो सदियों की सूली पर ना टंगा रहता। इब्तदा ही में 2 मकामी प्रेग्नेंट औरतों को अगवा करता और अब तक अपना मकसद हासिल करके अमर हो गया होता। फारूकी साहब कुछ करें। सैराब ने सर के बाल नोच डाले। मैं पागल हो जाऊंगा। धीरज सैराब, धीरज। फारूकी ने उसके हाथ थाम लिए। इस तरह बेसब्री और पागलपन से कुछ हासिल ना होगा। बाबूजी ठीक कहता है सैराब साहब, अगर आप होश से काम लेगा तो मामला हल हो जाएगा, शमरोज़ ने उनके करीब आते हुए कहा। तुम खामोश रहो। सैराब उस पर उलट पड़ा। यह सब तुम्हारी गफलत से हुआ है। नहीं सैराब साहब, फारूकी ने दखल दिया, शमरोज़ इस कदर कमज़ोर और गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। अगर ये वाक़या इसके सामने पेश आया होता तो ये जान पर खेल जाता, शमा पर आँच न आने देता। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर शमा गई कहाँ? सैराब बेबसी से एकदम नरम पड़ गया। सोचते हैं। फारूकी ने उसे कुर्सी पर बिठाया। वैसे अगर तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो तो शायद समझ भी सको। आप कहिए मैं होश में हूँ। इत्मीनान बहरहाल मेरे बस की बात नहीं। सैराब ने कुर्सी पर बैठते ही पहलू बदला। उस दीवाने को तो किसी पल करार ही नहीं आ रहा था, आ ही नहीं सकता था। तो मेरा ख्याल है इस वाक़ये के पीछे कलमाशा का हाथ है। फारूकी ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कलमाशा? सैराब चौंका। मगर वो अपनी हदूद से बाहर कैसे आ सकता है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। फारूकी उलझ कर बोला। वो तो अपने इलाके में कैद है। बाहर का कोई बासी उस तक जा सके तो जा सके, वो खुद वहाँ से इस वक्त तक बाहर नहीं आ सकता जब तक अपने इब्लीस बेटे का बाप नहीं बन जाता। ये भी तो हो सकता है उसने किसी की मदद हासिल कर ली हो, मगर कैसे? कोई वहाँ जाएगा तो उसके चंगल में फंसेगा ना। और दोपहर तक तो हम दोनों वहाँ थे, हम दोनों के सिवा वहाँ कोई ना था। फिर अब ये मसला हल कैसे होगा? सैराब पर फिर बेकली का दौरा पड़ गया। ना जाने शमा कहाँ है, किस हाल में है। मेरे पास फ़िलहाल तुम्हारे सवाल का जवाब मौजूद नहीं है सैराब, ताहम मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जहाँ भी होगी खैरियत से होगी, उसे कुछ नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हैं फारूकी साहब? सैराब बेयकीनी और तेज के मिले जुले जज्बात से मगलूब था। क्या आपके इल्म में है कि वो किसके पास और किसके कब्ज़े में है? नहीं, फारूकी ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा। दिल की गवाही हमेशा अच्छे पहलू की मोहताज होती है फारूकी साहब, और मैं इन हालात में कोई ऐसा ख्वाब देखने की कैफियत में नहीं हूँ। कुछ कीजिए, मगर इसके लिए महज ख्यालों और ख्वाबों की गवाही पर तकिया मत कीजिए।
मैं कुछ सोचना चाहता हूँ सेराब, ज़रा देर को अगर तुम भी ठंडे दिमाग से हालात पर गौर करो तो शायद हम कोई रास्ता कोई हल तलाश कर सकें। फारूकी अब भी जैसे पूरी उम्मीद था और ये ज़ाहिरी कैफियत थी। उसे अपने जज्बात और तासुरात पर बड़ा काबू हासिल था, वरना अंदर से वो भी सहमा हुआ, खौफजदा और किसी भी बुरी खबर के लिए खुद को तैयार करना चाह रहा था। मैं पूरे होटल को देखना चाहता हूँ शमरोद, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अचानक सेराब खड़ा हो गया। ज़रूर आइए, शमरोज उसके साथ हो लिया। मैं यहीं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप पूरी तरह अपनी तसल्ली कर लीजिए, इतने में शायद मुझे कोई लाएअमल सूझ जाए। सेराब ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और खामोशी से शमरोज के साथ कमरे से निकल गया। फारूकी थके थके अंदाज में माथे को हाथों पर टिकाकर आगे को झुकाया, आंखें बंद कर ली और कयासी घोड़े दौड़ाने लगा। वो चाहता था कि कोई छोटी से छोटी बात भी उसके सोच से बाहर ना रह जाए। शायद इसी तरह वो शमा के गायब होने का मामला हल कर सके, जिसकी उसे बाज़ाहिर कोई उम्मीद नज़र न आती थी। सोचते सोचते वो बेचैन होकर उठ गया। कमरे में अस्तराब के आलम में टहलते टहलते वो कभी रुक जाता, कभी फिर चलने लगता। उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के मिले जुले रंग जलते बुझते नज़र आ रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद सेराब और शमरोज लौट आए। पूरे होटल के एक एक कमरे और हर गोशे की छान पटक के बाद भी उनको कोई ऐसा निशान हाथ न आया था जो उनको शमा के गायब होने के बारे में किसी राह पर डाल सकता। दोनों खामोशी से आकर कुर्सियों पर बैठ गए। सेराब मजीद तबाहाल दिखाई दे रहा था। शमरोज का सुर्ख सफ़ेद चेहरा जर्दी और स्याही की लपेट में था। फारूकी उनके अंदाज से समझ तो गया था कि वो नाकाम लौटे हैं, फिर भी उसने रस्मी तौर पर पूछना मुनासिब ख्याल किया, क्या हुआ? जवाब में सेराब ने नफ़ी में सर हिला दिया, ज़ुबान से कुछ ना बोला। शमरोज ऐसे ही सर झुकाए चुप बैठा था। मेरा ख्याल है सेराब, हमें आज रात फिर से आमेल चलना चाहिए। फारूकी ने अपनी राय जाहिर की। अभी क्यों ना चलें, सेराब ने तेज़ी से कहा। रात का इंतज़ार कौन करेगा? अगर शमा के वहाँ मिलने की उम्मीद हो तो वक्त ज़ाया करने से क्या हासिल? नहीं, तुम्हें वहाँ आधी रात के बाद जाना चाहिए। अचानक एक दबंग आवाज़ ने उन सबको उछल पड़ने पर मजबूर कर दिया। उन तीनों ने बेवक्त चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ बूढ़ी कलंगा अपने मखसूस हुलिये में खड़ी थी। बेख्तियार वो खड़े होते चले गए। फारूकी के चेहरे पर रौनक सी उभरी। सेराब का दिल जोर से धड़का और सनसनाहट सी उसके सारे बदन में दौड़ती चली गई। रहा शमरोज तो वो बेयकीनी और खौफ भरी नज़रों से कलंगा को घूर रहा था, जो कदम कदम आगे बढ़ रही थी। कलंगा उनके करीब आकर रुकी। उसकी सर्द और अजीब सी नज़रों में शमरोज को ना जाने क्या नज़र आया कि वो आंखें चुरा कर रह गया। कलंगा, अचानक फारूकी की आवाज़ ने उन सबको होश की दुनिया में खींच लिया। तुमने बहुत अच्छा किया जो चली आई, वरना मैं उलझन में था कि तुमसे कैसे मिलूं। मेरे लिए कभी भी उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं बाबू। मैं जहाँ भी होंगी वक्त आने पर अपनी जगह पर पहुँच जाऊँगी। उसने सफ़ेद व माला वाला हाथ बुलंद करते हुए बड़ा दबंग लहजे में कहा। हम आज स्याह महल गए थे, फारूकी ने बताना चाहा। मैं जानती हूँ, कलंगा ने उसकी आंखों में देखा, मगर मेरी शमा कहाँ गायब हो गई, क्या तुम बता सकती हो? सेराब ने सबसे बेनियाज होकर दिल का फपूला फोड़ा। ये भी जानती हूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। शमरोज ने अपनी जगह से हरकत की। फारूकी समझा कि वो कलंगा की आमद से खौफज़दा होकर जाना चाहता है। उसने उसे रोकने की कोशिश ना की, मगर खबरदार, कलंगा ने बाजू लम्बा करके उसके रास्ते में हाइल कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे अमीर। क्या मतलब? शमरोज का रंग जर्द पड़ गया, चेहरा मुतगीर हो गया और ज़ुबान अकला कर रह गई। मैं शमरोज हूँ। हाँ, वो उसे घूरने लगी। नाम शमरोज भी है, मगर काम अमीर कारवां रकीदों वाला किया है तुमने। मैं जा रहा हूँ। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। शमरोज उससे बचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शमरोज, यहीं रुक जाओ। अचानक फारूकी ने रिवाल्वर निकालकर उस पर तान लिया। उसकी आंखों में वहशत सी नाच रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, मगर वक्त का फेर अपने दामन में क्या क्या अजाबात समेटे फिरता है, हम इससे कतई लाइल्म रहते हैं।
चलो कुर्सी पर खामोशी से बैठ जाओ वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। फारूकी ने रिवाल्वर को हरकत दी। बाबू साहब, एक दीवानी बुढ़िया के साथ मिलकर आप ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? मैं आपका इतना पुराना दोस्त हूँ, शमरोज तल्खी से बोला। और खूब दोस्ती निभाई तुमने, कलंगा ने अचानक दखल दिया। पीठ में छुरा खोंपने को तुम दोस्ती का नाम देते हो अमीर रकीदू? मैंने पहले भी कहा मैं शमरोज हूँ, ये तुम बार बार मुझे अमीर रकीदो कहकर क्यों पुकारती हो? वो जैसे कलंगा पर चढ़ दौड़ा। हर चीज़ अपनी जबलत पर लौटती है। तुम भी लालच के उस अंधे कुएं में गिर गए अमीर, जिसमें गिर कर 2 सदियाँ पहले तुम्हारे ही अक्स ने मेरी अरफा को कलमाशा के लिए राम करने की कोशिश की थी। तुम्हें अपनी और मेरी उस वक्त की मुलाकात तो याद होगी जिसमें तुमने मुझे अरफा को कलमाशा के हवाले कर देने पर आमादा करने की कोशिश की थी। 2 सदियाँ पहले, शमरोज ने तन से कहा। पागल तुम जैसे ही होते हैं बुढ़िया। 2 सदियाँ पहले की दुनिया में तुम अपना तस्वराती जहां आबाद कर सकती हो, मैं उस सफ़ में से मारूम हूँ। मैं शमरोज हूँ और बस। शमरोज कुर्सी पर बैठते बैठते जैसे बल खा कर रह गया। उसके किसी अंदाज से खौफ या दहशत का इजहार नहीं हो रहा था। चंद लम्हे कबल उसने कलंगा की आमद पर जो डर जाहिर किया था, अब उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। शमरोज। अचानक सैराब आगे बढ़ा और शमरोज के बिल्कुल सामने जा रुका। मेरी बात समझ में आई और नहीं भी आई, ताहम मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी शमा के गायब होने या उसे गायब करने में तुम्हारा हाथ है, या कम से कम तुम जानती हो कि वो कैसे गायब हुई। इसलिए शराफत से खुल जाओ।